अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल फेसबुक टॉक शो। आई एम डॉक्टर माया तारिक, योर होस्ट। मेरी चैनल के ऊपर तो देखा होगा कि बहुत से फिजियोथेरेपी फील्ड के लोग ही आते हैं, लेकिन आज जिनको मैंने ज्वाइन किया वो हमारी फील्ड से डिफरेंट हटकर है। जाहिर बात है, जब कोई डिफरेंट फील्ड से हटकी हो तो ग्रोथ कहीं रुकती नहीं है, बल्कि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है ना, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशन स्पीकर है। और स्पेशली जो लोग हैं ना, कुछ लोग जो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग जिनको साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं किस तरह से आपने इनको चैलेंजिंग से निकलना है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपने अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट की? क्या इंस्पिरेशन थी जो आप कंटेंट क्रिएटर बने, और क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? अच्छा, इसमें हमारी जो मैं समझता हूँ ना, वो ये है कि माई जर्नी हैज स्टार्टेड नॉट फ्रॉम सक्सेस। ये कोई सक्सेसली मैंने किसी सक्सेसफुली बंदे को कोई मैंने नहीं फॉलो किया था। बेसिकली रीज़न ये बना था कि मैं खुद, आप ये समझ लें कि एक ऐसा इन्वायरमेंट या चैलेंजेस ये थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं खुद इस चीज़ में से गुजरा हुआ था। और मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक तो काम नहीं हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपको किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, टॉक्सिक कल्चर तो आगे ही होता है जिस फील्ड में हम आप हैं, आप भी देखती हैं पेशेंट को। दूसरा, हम लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, ना उनको समझा जा रहा होता है, ना उनकी बात को सुना जा रहा होता है, और ब्लेम भी उनको ही किया जा रहा होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली डिस्टर्ब, जैसे अगर किसी भी XYZ की हम बात कर लें, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिस्टर्ब था कि कुछ चीज़ों की वजह से, तो मेरे पास कोई बंदा ही नहीं था अवेलेबल जिसके साथ मैं बात कर सकूं। और ये थेरेपी सेशंस का तो आपको पता है कि ना उस वक्त ट्रेंड था, ये अभी शुरू हुआ है। वरना लोग कहते थे तो बीमार होते हैं लोग जाते ही नहीं थे। तो ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, इस फील्ड में मैं गया, मैंने चीज़ों को समझा, उन पैटर्न्स को समझा, और फिर मैंने कहा कि जो चीज़ जिसमें से मैं गुजरा हूँ तो कोई दूसरा इसमें से ना गुजरे, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि उसको सुनने वाला कोई मौजूद हो। So that's how I started. जैसे आपने लिखा होगा, जैसे आपके हमने प्रोफाइल पे भी लिखा था कि आप 60 to 120 मिनट्स पर सेशन पे लग जाता है। तो जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, कितना आपके लिए जरूरी होता है कि आपको उस टाइम पेशेंट को वहाँ से निकालें, क्लाइंट को उस चीज़ से निकाल सकें और वो अपनी लाइफ में वापस जा सके? ठीक है। अच्छा, उसमें एक तो 60 मिनट है, एक 120 मिनट है। 120 मिनट्स का हमने एक्सटेंडेड सेशन एक रखा हुआ है। जो 60 मिनट का हमारा सेशन होता है ना, दैट इज इंट्रोडक्टरी सेशन वी कॉल इट। उसमें क्या होता है कि एक बंदा है, उसकी जो भी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप है उसका, या पार्टनर ने चीट किया है, या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आता है, सेशन बुक करता है, और हम उसके सबसे पहले वो जो पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सुनते हैं, वो बताता है पूरी अपनी जर्नी। और वो इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर उसका एक पूरा, हम उसके दरमियान और अपने दरमियान एक कंफर्ट डेवलप करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा सेशन होता है, उसके बाद उन साइकिल्स को ब्रेक किया जाता है। जैसे ओवर थिंकिंग एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है। एक बंदा है, एक वो प्रॉब्लम में है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त ये है कि वो उस प्रॉब्लम, इशू या उस ट्रॉमा को लेके वो ओवर थिंक कर रहा है और उसको कोई सुन नहीं रहा है। तो हीलिंग जो है ना, लोगों को ये लगता है कि शायद ये कोई फेज होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हीलिंग जो है ना, दैट इज नॉट अ फेज, दैट इज अ जर्नी। एक पूरी जर्नी है। ऐसा नहीं होता कि आप 60 मिनट आएंगे, हम आपको सुनेंगे, अगले सेशन में आपकी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स कर दी हमने और आप ठीक हो जाएंगे। ओवरनाइट ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं उनके प्रॉब्लम्स कि आप ये करें, ये ना करें। फिर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको वो भी रिकमेंड करते हैं। उसके बाद उनको हम मॉनिटर करते हैं। उनको एक और भी हम ऑप्शन देते हैं कि वो बाद में हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं जहाँ पे वो हेल्प आउट उनसे भी उनको मिलती है। और दूसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी सुन भी रहे हैं लोग, उनको मैं बताऊं, अगर तो कोई बंदा ये समझता है ना कि वो 60 मिनट का सेशन लेने आ रहा है और वो बुक करता है और वो बुक करके कहे कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, तो आप बुक ना करें। लोग करोड़ों लाखों रुपया चीज़ों पे लगा देते हैं, शॉपिंग पे लगा देते हैं, ड्रेसिंग पे लगा देते हैं, लेकिन वो 6,000 5,000 अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर लगाने के लिए तैयार नहीं है। और एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि ये कोई जादू हो जाए और हमारे जहन से वो चीज़ निकल जाए। तो 60 मिनट का सेशन इंट्रोडक्टरी है। उसके बाद अगला सेशन जो है उसके अंदर हम पूरा एक रोड मैप बनाते हैं। फिर उनमें उनको कुछ ऐसी अप्रोचेस बताई जाती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग।
सर चीज़ में अगर मैं भी आपके ऐड करूँ तो क्योंकि मुझे 5 इयर्स हो गए अपनी फील्ड में काम करते हुए, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट को ट्रीट कर रही होती हूँ, तो मेंटेलिटी को साथ उनको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी वो होता ज़्यादा है। ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे एक पेशेंट है जिसको फालज हुआ है, वो डिप्रेशन या कोई शौक कुछ भी हुआ है, वो उससे अभी गुजर के उसे एकदम से शौक लगा, उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। हाँ, बिल्कुल। जब बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो वो ऑब्वियसली काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल सही है। अब मुझे जितना लगता है पेशेंट्स को मुझे उसके मेंटल लेवल के साथ उसको लेके चलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल भी ऐसे दूंगी, जैसे एक पेशेंट है उसको मैं कहती हूँ मैंने आपकी वॉक करवानी है, पहले मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई मैंने वॉक करवानी है, उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करके देन ही वो काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह फील्ड है, हम जैसे फील्ड में मेंटेलिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को लेके चलना। तो आप भी जैसे जो काम कर रही हैं उसमें जब तक आप उनकी साइकी को हिट नहीं करेंगी ना बेसिकली, तब तक कई दफा ऐसा होता है कि वो अपने अंदर खुद ब खुद उसको हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। एंड हीलिंग कम्स फ्रॉम दिस साइड। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप देखेंगे इंसान को चोट लग जाए, फिजिकल हमें जब कोई चोट लगती है तो वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती जो आप अपने अंदर रख के सोच रहे हैं चीज को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बहुत सी बातों में सोच भी रहे होते हैं कि एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब तक कोई चीज एक्सेप्टेंस नहीं करता, वो उस फेज से या उस कंडीशन से बाहर कभी नहीं आ रहा होता। एग्जैक्टली। जैसे आपने बात की है कि आप कोई स्ट्रेटजीज यूज करते हैं क्लाइंट को या उस पेशेंट को उस फेज से निकालने के लिए, तो आप हमको एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल उसमें बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, उसमें केस स्टडी कई ऐसे हमारे पास आते हैं। हम 600 से ज़्यादा सेशंस लोगों के ले चुके हैं और उसमें बहुत एक बेसिक जो उसकी चीज़ है ना, वो ये समझने की होती है। लेट्स से मेरे पास एक कोई फीमेल आती हैं, 80% फीमेल्स होती हैं जिनके ट्रॉमाज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चीटिंग या उनके पार्टनर से रिलेटेड इशूज़ होते हैं, मैरिटल अफेयर्स के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। अब वो बंदी आती है, वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो चीट कर रहा है मेरे ऊपर या वो बिट्रेयल के अंदर है और मुझे इसी वजह से वो ओवरथिंक करके उसने सेशन बुक किया, अब वो क्या करे। तो उसका बहुत अच्छा एक तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी सेशन उसका हो गया, जो कुछ उसके दिमाग में हमने उससे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकलवानी है उसने निकाल दी, शेयर कर ली। उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि हमने उसको आइडेंटिफाई करके तो उसको ये चीज़ समझानी है, ये पैटर्न समझाना है कि आप जब तक इमोशनल डिस्टेंस पे नहीं जाएंगी, यानी वो जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बल्कि आप मुझे इस चीज़ से जवाब दीजिए, आप भी इस फील्ड के अंदर हैं, कि एक सेम एनवायरनमेंट जहाँ से आपको वो टॉक्सिसिटी मिल रही है, क्या आप उसी सेम एनवायरनमेंट में रह के हील कर सकती हैं? नहीं, आप उसको डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा या डिटैच होना है आपको। और उसके लिए क्या आपको इमोशनल डिटैचमेंट चाहिए। जब तक आप इमोशनल डिटैचमेंट नहीं लेके आएंगी, जब तक आप ये ओवर थिंकिंग या जैसे इन्होंने आगे बात की कि आप इस चीज़ को नहीं समझेंगी कि मुझे एक्नॉलेजमेंट, जो एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की कि मेरे साथ ही हो चुका है, तो अब आपने इस चीज़ को छोड़ के आगे चलना है। अब अगला सवाल ये है कि अब मैंने इसको ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए केस स्टडी ये है कि हम स्ट्रेटजीज में ये चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो ग्राउंडेड होते हैं, उसमें कुछ बुकिश चीज़ें नहीं होती हैं। हम वो जो इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, उसी की हेल्प से, उसी को देखते हुए हम एक समरी भी बना रहे होते हैं। फिर उसकी सिचुएशन को लेके उस बंदे को दूसरे सेशन में एक आर्टिकल जाता है हमारी टीम की तरफ से, जिसमें उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और उसका एक वे आउट या रोड मैप, हम मैपिंग कहते हैं, वो रोड मैप शेयर किया जाता है। उसको बहुत क्लियरली बता दिया जाता है कि अगर आप इसी पैटर्न पे चलती रहेंगी ना, अगर सेशन लेके आपने ओवरथिंकिंग ही करते रहना, जाके फिर जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी बेसिक सी, कि आपको पता चल गया है कि आपका जो हस्बैंड है वो चीटिंग कर रहा है या कोई ऐसा स्टफ आपको मिल गया है। अब आप बार बार अगर डिग डाउन करती रहेंगी, पता तो चल गया आपको या एक क्लाइंट को या पेशेंट को कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है, आपको प्रूफ भी मिल गए, तो आप फिर मजीद प्रूफ आपने क्यों ढूंढने हैं? मजीद प्रूफ मिलेंगे, आप मजीद और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। तो आप उसको छोड़ के इमोशनल डिटैचमेंट को, व्हाई डोंट यू कम, आप अपनी हीलिंग के लिए क्यों नहीं आते? तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली हमारे सेशंस या जो थेरेपी है ना हमारे, वो थेरेपेटिक होती है, ठीक है। मैंने, बल्कि आप शायद हंसेंगे इस चीज़ पे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ऐसे सेशन करते हैं कि वो कहते हैं आपका स्टार क्या है, आप बताएं अपना स्टार क्या है। लेट्स से मैंने कहा मेरा जेमिनी स्टार है, तो वो आप ये वजीफा पढ़ लें, आपकी हीलिंग गायब हो जाएगी। दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट एज वेल। इस हीलिंग पॉइंट पे ना कुछ चीज़ें मैं भी आपके साथ ऐड करूँगी, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन इस पे हो भी रही है।
जो मैंने जितना एक्सपीरियंस अपना किया हुआ है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ पे या कोई चीज़ को कुछ नजर आता है कि भाई सही हमारे साथ नहीं हुई है, रादर देन चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो किसी बुरी कंपनी में जाने से बेहतर है कि वो अल्लाह ताला के आगे अपना आपको कहते कि अल्लाह ताला ये आपकी रजा के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे आप जो बता रही हैं। और मुझे लगता है कि उससे हीलिंग ज़्यादा बेहतर रिकवर होती है। और वो शख्स कोई भी हो, आया वो फीमेल है आया वो मेल है, हम आज किसी को नहीं कह सकते कौन कितना है, दोनों आजकल सेम चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी वो खुशकिस्मत इंसान है कि अल्लाह ताला उस गम में आपको अपने साथ करीब कर दे और आपको कोई दूसरा इंसान ना मिले कि भाई हील करने वाला, आपको अल्लाह ताला खुद ही हील करे। और वो सब्र एक वक्त के साथ है, पेशेंस होते हैं, और ये सब्र का आ जाना भी बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला आपको दिला देते हैं। तो उसमें मुझे लगता है जो लोग स्मोकिंग, लोग अक्सर फीमेल्स भी मेल्स भी स्मोकिंग की तरफ चली जाती हैं या ऐसे गलत काम में, तो मेरा उनको यही मैसेज है कि उस कामों से बेहतर है कि बच के आप अल्लाह ताला के आगे जाएं, वहीं आके रोएं। सबसे बेस्ट जो है उससे मांगे। और तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसमें आप अल्लाह ताला के जितना रोएंगे ना, वो इतनी है कि आप कुछ मांगे वो बेस्ट थेरेपी। मुझे ना आपका कोई पैसा लगना है, पैसा लग रहा है, ना आपने किसी को इन पर्सन विजिट करना है, ठीक है। और आपको मैं एक और इसमें आपने स्पिरिचुअलिटी का टच थोड़ा सा दे दिया है। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि मैं कहता हूँ कि इतना खूबसूरत मुकाम है ये आपने अर्न किया है कि अगर किसी एक शख्स बाइस बन गया है आपका अल्लाह की तरफ जाने का, तो दैट इज द साइन एज वेल कि अल्लाह कहते हैं ना कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये रिश्ते, इस दुनिया की हकीकत एक्सपोज करके तुम इन्हीं से होते हुए मेरे पास आओगे। ये तो बड़ा खूबसूरत जो सफर है। और इस जर्नी पे लोग चलते जो हैं वो डरते हैं, फिर वो रोते रहते हैं सारी जिंदगी। मेरा इस चीज़ पे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट थी तो उनका क्या हस्बैंड की डेथ हुई, मैंने कहा देखिए आपकी, मैं ये नहीं कहती हर इंसान ने लगता जाना है, और दूसरी बात कि उनकी जो मौत उनको आई है वो बड़ी खूबसूरत आई है, ठीक है। तो आप इसको देख के देखिए, उन्होंने कहा कि मैं अकेली हो गई हूँ। मैंने कहा एक बात कहूँ, आप 70 ईयर्स के बाद एक आपको अपने आप को अकेला फील करिए, जो कि आपने मुझे बताया कि आपने बड़ी खूबसूरत लाइफ अपने हस्बैंड के साथ गुजारी है, ठीक है। तो आपके लिए बड़ी आप हैं कि आप उनके लिए दुआएं खैर करें, आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनको वहाँ पहुँच सके। रादर देन रोने से बेहतर आप स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, आप अल्लाह ताला आपके साथ खुद है। उन्होंने आपको आजमाइश दी है, वो अपने करीब करने के लिए दी हो सकती है। तो आप अगर उनसे करीब हो जाएंगे ज़्यादा, अल्लाह ताला भी खुश होंगे जो आपसे पर्सन गए हैं। तो मेन वाइल आप जब जन्नत में जाएं तो आप वहां जाके उनसे मिल भी सकते हैं। और उस तकलीफ में जो आपका राब्ता अल्लाह से होना है ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। वो आम रूटीन में आप नहीं पहुंच सकते, वो नहीं आ सकता, वो आ नहीं सकता है, उस वक्त वो कनेक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये तो थेरेपी सेशंस हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो इन पर्सन लोग विजिट कर रहे होते हैं, मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत एक्सपोजर भी है, डॉक्टर हर तरह का होता है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, क्या सिर्फ यू आर जस्ट अ डॉक्टर? क्या आप उनकी मेंटल हेल्थ या उनके पर्सनल लेवल पे जाके, जैसे आपने आगे अल्लाह की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्या आप वाकई उनको अपने पेशेंट्स को अल्लाह से कनेक्ट करती हैं? देखिए, इस पे एक बात ये कहूँगी कि जब कोई चीज़ उस कंडीशन से गुजर रहा होता है ना, उसको पता चलता है कि भाई मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, तो उसके दर्द को बेहतरी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से लोग बात करते हैं कि भाई मेंटल अफेयर्स वगैरह में ठीक है, ये जिंदगी का एक पार्ट है और चल रहा है। मेरे पास कंसर्न होता है कि लाइफ में कोई भी केस आ गया, उसकी मेंटलिटी को इम्प्रूव कैसे करना है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेशेंट्स भी आते हैं, मैं उनको स्पिरिचुअली थोड़ा ज़्यादा लेके चलती हूँ, ठीक है। और इस वे में मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। और अगर कोई कहते हैं ना कि भाई हमारा क्योंकि काम है फिजिकली कहने के मसल्स को ट्रीट करना, ठीक है। फालिज के रेलिवेंट पेशेंट आते हैं, स्पेशल बच्चे आते हैं जिनको मेंटली रिगार्ड होते हैं, माजूर होते हैं, उनको ट्रीट करना। स्पेशल मेरी जो फील्ड है वो वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी है, पेल्विक रेलिवेंट फील्ड है, जो फीमेल्स को गाइड करना कि आपने प्रेगनेंसी में बिफोर एंड आफ्टर अपना किस तरह से ख्याल रखना है। आपने देखा होगा कि आपकी माएँ, मतलब मदर भी, यहाँ जितनी भी माएँ हमारी हैं वो, और जितनी हमारे कहने के सिस्टर्स वगैरह, वो अपना ख्याल नहीं रखती ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी। और उनके बैक पेन इशू ज़्यादा फीमेल में ज़्यादा है मेल की निस्बत। तो उनको बताया जाए किस तरह से अपने आप को अपनी केयर करनी है, क्योंकि आपकी जो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ फील्ड में की जाती हैं। और जिससे आप कहते हैं कि साइकोलॉजिकली, और मुझे लगता है बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिकली बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट के मेंटल लेवल को भी ट्रीट करना है। मेरी एक पेशेंट है, वो कोमा में चली गई थी, जब मैंने उनको 4 साल पहले ट्रीट करना मुझे मिला। जब उनको बताया कि
3 माह कोमा में रहकर आई हैं, शायद वो कहते हैं अल्लाह ताला रिज़्क खोलने वाले हैं। बिल्कुल, एक दरवाजा शायद मेरा बंद हुआ होगा और शायद वो दूसरा दरवाजा मेरा खुल गया था। ठीक है, मैं हमेशा इसको अल्लाह ताला का मौजा समझती हूँ। और मेरे से जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस गुजरे हैं कि अगर एक जगह से मुझे उतने पैसे आ रहे हैं, अगर वो बंद हो गया है, अल्टरनेटिव दूसरा दरवाजा मेरे लिए खुल जाता है कि भाई तुम्हारा ये दरवाजा खुल चुका है। चाहे वो लोगों के लिए इतना नहीं एडमायर करता हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब जब मुझे लगता है कि मैं किसी कुएं में जाके गिरने लगी हूँ तो मुझे ऐसे पकड़ता है जिससे कहता है कि नहीं तुम, बिलीफ है बड़ा ये स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बिलीव है। ओके, ठीक है, जैसे रिसेंट 2024 इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा फेज से गुजरता है। आई एम दैट पर्सन कि जो शायद जिसको बोलना नहीं आता, जिसको पता ही नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, जिसको पता ही नहीं है कि भाई रोड कैसे क्रॉस करनी है। ठीक है, सो मेरी मदर ने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे ऐसे इदारे में जाके मेडिकल में करवाया जो मेरे घर से काफ़ी दूर था। आप कहने कि घंटा लगता था मुझे अपने घर से, ज़्यादा लाहौर में क्योंकि मैं रहती हूँ। अब इतना दूर लगना, उन्होंने कहना तुम निकलो उदाओ कैसे आने देखो ना, आपको वो चैलेंजिंग दिया कि तुम कर सकती हो। मैंने कहा मैं इतनी डरने वाली बच्ची आपकी, मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा तुम ही करोगे। और वो जो ट्रेनिंग जैसे अब मरीम नवाज की, मेरे फादर उनके, तो वो कहते हैं कि तुमने उनकी कभी स्पीच सुनी है? मैं कहती थी मैंने कभी सुनी नहीं। तुम्हें बोलना नहीं आता, कैसे बोलते हैं? तुम अगर एक डॉक्टर हो तो कैसे डॉक्टर हो? तुम्हारी नर्व्स पे कंट्रोल क्यों नहीं होता? तो वो चीज़ें जो उन्होंने मुझे मेरे घर से मुझे मिली कि ये चीज़ करनी, तो शायद आज अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ ना तो उनकी वजह से मैं बोल रही हूँ, उनके मोरल सपोर्ट की वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है कि बीइंग अ फीमेल बस आपने पढ़ लिख लिया देन आप अपने घर, ये बात गलत नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिलती है। वुमेन एम्पावरमेंट आपको थोड़ी बहुत अपनी लिमिट्स में रख मनवानी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपको एक दायरा दे दिया गया, आप अपने पेरेंट्स का बिलीफ भी रखो और उस दायरे के अकॉर्डिंग रहते हुए आप काम करें। आप अगर अपनी लिमिट्स क्रॉस करोगे ना तो आप अपने पेरेंट्स का भी यकीन खो दोगे और अल्लाह ताला के आगे भी शर्मिंदा हो जाओगे। क्योंकि मुझे बात इस एज में बहुत अच्छी समझ आई है, बहुत जल्दी शुक्र करती हूँ कि हमने अल्लाह ताला की तरफ जाना है। बेशक, ठीक है, और वो जाना ज़रूरी है। मैं ये बात जिक्र करी थी 2024 में, जब मुझे लगा था कि मैं अब इस कुएं में या तो मैं हाथ जिंदा हूँ या मैं ख़त्म, मुझे ही लगता है। उसी टाइम मुझे एक मौज़ा हुआ कि मुझे उम्रे पे बुलाया गया। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं जाऊंगी। ठीक है, और मुझे याद है कि वहाँ पे इतने मैंने मौज़े देखे अल्लाह ताला के। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकाम है, ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत गलत उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती मैं किसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ में नहीं हूँ, मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ। ठीक है, होता है, लेकिन मैंने वहाँ जाके ये चीज़ देखी कि कितना मुकाम है और अल्लाह ताला के यहाँ जब हम जाते हैं तो हर एक चीज़ की फीलिंग है। Yes, and you felt it, आपको वो पता चलता है। और इससे अब ये देखना कि मैं मदीना से जब मक्का आई ना तो मैंने कह दिया कि ऐसे ही कहते हैं यहाँ एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं। अभी ये सिर्फ कहने की देर थी। मुझे सेकंड चलती हुई गाड़ी का जो थी बस, उसका टायर बस्ट हो गया चलती हुई, और मुझे था कि आज यहाँ तो कुछ आप सोच चुकी थी, मतलब और अच्छी बात थी। मुझे मैं चाहती थी कि शायद मैं चली जाऊँ। तो एक खतून पीछे बैठी हूँ, उन्होंने बोला कि बेटा आप आके अकेली बैठी हुई हो, आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा देखे एहराम की हालत है यहाँ, तो आज मैं खूबसूरत हो ही नहीं सकती। मुझे अगर मौत भी आई ना तो मैं तो यहाँ जन्नतुल माला में जाऊंगी या वहाँ जाऊंगी, मुझे कोई दुख ही नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ आ गए। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुला के ये समझाना चाहा कि तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छी लड़की हो, तुमने अपने आप को नहीं छोड़ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, लोग आपसे बुरा करते हैं वो उनका ज़र्फ है, वो उनका अमल है। ठीक है, आप अपनी इज्जत देना और माफ करना और बुराई का बदला भी अच्छाई से देना, अच्छाई से देना। ये बात है, किसी ने आपको तकलीफ दी है ना उसका शुक्रिया अदा करें। अच्छा, ठीक है, मैं इस चीज का मानती हूँ। ये कह रही हैं आप, लेकिन क्या करती हैं लाइफ में ऐसे? अच्छा। मैं इस चीज को बिलीव रखती हूँ कि लोग अगर मेरे से बुरा भी करते हैं ना, मेरी इंटेंशन है कि मेरे से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर सपोज मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, बाहर वो 3000 4000 पैसों की किसको जरूरत होती है, ठीक है, वो दे रहा है, मुझे होता है कि मैंने अपने पेशेंट को ठीक करके बेचना है। और मैं आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं फौरन कहूँगी आप तो इतने एक्सरे करवा रहे हो, एमआरआई करवाओ, नहीं। मेरा होता है पहले हम पेशेंट को अपनी स्किल से कितना इंप्रूव कर सकते हैं। बीइंग अ थेरेपिस्ट मुझे लगता है कि जो हमारे हाथ में ये जादू है। मेरे पास कोई टूल मौजूद नहीं है, मैं अपने हाथों के जरिए उस पेशेंट को ट्रीट कर सकती हूँ और वो वापस अपनी लाइफ में आ सकता है। तो जो मुझे लगता है जो लाइफ है वो स्पिरिचुअल के साथ मिलकर हम गुजार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये जो दौर कह रहे हैं ना इसको, ये हर तरह से जो हमारी जो कौम, हमारी जो नए बच्चे कह रहे आ रहे हैं माशरे में, वो मेंटली तौर पे डिप्रेशन के, सिर्फ दीन से दूरी और अल्लाह का तारुफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक सवाल मेरा जो है वो आपकी बात से मैं आगे ही सोच रहा था, आपने थोड़ा सा तज़किरा भी किया
कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया हो और वो उसकी वो कैपेबिलिटी उतनी नहीं है या उसकी अफोर्डेबिलिटी में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आपने बियॉन्ड लिमिटेशंस जाके या आउट ऑफ द वे जाके या कभी उसको अल्लाह की खातिर आपने कभी उसको हेल्प आउट किया? बहुत हो जाता है, बहुत दफ़ा होता है। मैं लेकिन 2021 की ग्रेजुएट हूँ, ठीक कितना है, अर्सा नहीं ठीक है। हुआ। मैं जगह काम करती थी वहाँ से 100 रुपये होता था, अच्छा, ठीक है। और मैं कहती थी कि मुझे कुछ सीखना है, हाँ, मुझे नहीं करना। अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट से मुझसे पूछने कुछ आता ना तो मैं उनको ना पूरा खोल के ये भाई ये दुनिया है, इसको देख लो तुम। तो कहती मैडम आप इतना क्यों बता देते हैं? मैंने कहा मैंने जिस तरह से फेस किया ना कि अगर एक पता है कि भाई एक बच्चा कैलिबर का है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी दूं इसकी लाइफ को तबाह ना हो। मैंने लोगों को देखा है, लोग नहीं बताते। जब आप धक्के खा खा के सीखते हो फिर आप कहते हो कि मेरे अगली जनरेशन को वो चीज़ पता है, वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन चीज़ है, पता नहीं चाहिए, बताते नहीं बताते। मुझे लगता है लोगों को पता, देखिए कि मेरा शुरू से कि मैंने चली जाना है आज या कल इस दुनिया से चली जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब चली जाऊँ तो मेरे बैग पे कुछ ऐसा सदका जारी हो जो कि लोगों को याद हो कि भाई हमने भी अच्छा बनना है। बहुत खूबसूरत इस नोट के मैं ये कह दूँ कि मैं मुंह पे ही कह रही हूँ। हर जगह पे इंसान होता है, कहीं ना कहीं जगह पे इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वो नेगेटिव भी होता है। आप हर किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ मेरा चीज़ का है किसी को तकलीफ देने से बेहतर है कि आपके इतने बड़ी आपके अंदर ये आप कह लो आप बहुत अमीर हो, आप दुनिया की हर नेमत आपके पास है, आप एक बदकिस्मत इंसान हो कि आपकी वजह से कोई अल्लाह के आगे रो रहा है और आपको पता चल जाए कि उसका आंसू आंखों से गिरा, फिर भी आपको ना शर्म आए कि भाई मैं इससे माफी मांग लूं या इससे मैं कंसोल कर लूं कि भाई ठीक है गलती मेरी तरफ से। नहीं, लोग नहीं करते। ये कहाँ से, एक डॉक्टर तो मैंने देखे हैं उनको पैसे के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा होता। तो आप एक चीज तो मुझे है कि शायद आपकी अपब्रिंगिंग है, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू योर मदर, आपके फादर, आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग को है, लेकिन खैर आपका भी इसमें इन्वेस्टमेंट अपना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी नीड दिस काइंड ऑफ थेरेपिस्ट और डॉक्टर, व्हाटएवर आपकी जो फील्ड है, डॉक्टर कह लेता हूँ आपको। तो डॉक्टर्स तो बहुत हैं बट वी डोंट हैव अ गुड डॉक्टर्स, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं मारिया कि वो बिलीव मी पेशेंट उनके पास जाता है और वो सिर्फ हाल चाल पूछने के अंदर अंदर ही वो उसको ठीक कर देते हैं। ऐसे ही एंड दैट थिंग इज रियल, जो हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। जब मैं डॉक्टर बनता तो मेरी खाला थी जो डॉक्टर थी, वो दुनिया में नहीं है, डॉक्टर तैयबा। उनका मेरे फादर ने कहना कि तुम उस जैसी डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती। तो पता है वो जब आती थी घर पे पूरे जितने भी जो पे नहीं करते वो घर आ जाते थे, उन सबको दवाइयाँ लिख के देती थी। तुमने कभी उसको देखा किस्सा करती थी? तुम कहती हो पैसों को, खबरदार तुमने बात की, जो नहीं पे कर सकता तुमने उसकी मदद करनी है और वो अल्लाह के लिए करनी। ये चीज़ मुझे अपने फादर से आई है, ठीक है। वो कहते हैं कि किसी के पास नहीं है तो तुमने करना है। डॉक्टर का नाम ही इस चीज़ में है और डॉक्टर कहते भी उस चीज़ को। सो मैं कहती हूँ कि अगर आप आज फीमेल्स को हम कहते हैं ना कि भाई अच्छा मैरिड है तो बंदी परफेक्ट है, ये है तो परफेक्ट है। कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ में होती हैं, राइट। इंसान का काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी जैसे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिल जाती ना। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी, और वो वक्त इंतजार में अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से उसका लिखा हुआ है सारी चीज़ें। बहुत मिलता है। मुझे याद है कि मुझे कुछ अपनी फील्ड की रेलेवेंट चीज़ थी तो मुझे बहुत सर्च करनी थी, मुझे पेशेंट नहीं आ रहा था, ठीक है। पेशेंट्स मैंने बहुत सर्च किया और मैं हमेशा ही कहती थी कि मुझे कोई अल्लाह का कोई बंदा बता दे जो बता दे कुरान क्या कह रहा है, मुझे सुनवा देना। तो मेरी फ्रेंड ने कहा एक पेशेंट ऐसा तुम कर लो, वो तो अल्लाह वाला है ना। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है। मैं घंटा वेट करती थी कि मैंने इस पेशेंट के तरफ जाना है, इसको पेशेंट को ट्रीट करने जाना है। और मैं जाके कहती थी अच्छा मुझे बता दें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में ना, आप मुझे सुनवा देंगे, आप मुझे बता देंगे। फिर एक चीज़ें मौज़ अल्लाह ताला आपकी लाइफ में करते भी हैं। सॉरी मैं ज़्यादा ही अपनी लाइफ को यहाँ कर लूँ, मैं इट कम्स नेचुरल। सो वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ आपको चीज़ें सिखा रही होती हैं। तो यंग में मुझे यकीन बिलीव है कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम जवानी में तौबा करो, बुढ़ापे में सब में आ जाए। मैं नहीं चाहती मैं परफेक्ट, मैं नहीं कहती मैं हूँ बहुत स्पिरिचुअल, ये वो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बात को स्पेशली मैं ना करूँ और उनको करना वहाँ पे जो जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अल्लाह ताला ने हमारी नेमतें रखी होती हैं, हर किसी का वक्त डिफरेंट होता है पर आता ज़रूर है। आपने कहा कि लोग आपको कहते हैं कंट्रोवर्सी कि भी आप फीमेल्स एंड मेल्स, फीमेल ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप जो माशरे में देख रहे हैं आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं। और मैं ये हर फीमेल्स को, हर एक मेल को चीज़ कहना चाहती हूँ
कि आया जो चीज़ हमारे सोशल सर्कल में चल रही है ना, उसको कम करें, ना कि उसको ज़्यादा चीज़ को करना चाहें। उस चीज़ पे करें जो आप रियल आपको लगी हुई, जो कुरान पाक कह रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान, उसको फॉलो करें। वो इनफ है, जिंदगी अपनी आसान, आपको पता चल जाता है। हर एक देखें उसके अंदर आपको तरीकाकार बताया हुआ है। और कई पेशेंट, कई क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं और मैं उनको भी यही कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं उनको भी लेके जाता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास कोई हल नहीं ना होता कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मैं उनको भी यही कहता हूँ कि खुदा के लिए आप मसल्ला बिछाएं और आप एक दफ़ा अपना मसला अल्लाह को बता के देखें। तो उसका काम है कि वो कैसे हल करेगा। कुछ लोग दुनिया में कहते हैं कि बोल लफ्ज़, आप देखें बहुत से लोग वीडियोस आपकी वीडियोस अक्सर मेरे सामने आ जाती थी ऐसे में, और मैं सुनती थी उस वीडियोस में क्या बातें हो रही हैं, क्या आप डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह से आप बता रहे हैं, जो कनेक्शन आप अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं ना, और जो आप बोल रहे होते हैं। हम यहाँ दुनिया में मैं कितना बोल दूंगी, शायद मैं बहुत से लफ्ज़ बोल दूंगी, लोग कहेंगे कि इसने क्या ही देखा हुआ जिंदगी में, क्या ये भी कह सकती है। कुछ चीज़ें इंसान फील करते हैं, वो ही अपनी जुबान से बोल रहा होता है। Exactly. वो कहते हैं ना कि आपके बोलने से बेहतर आपके जो एक्शंस है वो मैटर, वो दिखते हैं और उससे ही पता चलता है। और एक्शंस, कैमरा, मुझे लगता है लोगों को लगता है कैमरे में जो बोल दिया, ये हो गया वो गया, लाइफ जो बता रही जा रही होती है वो उससे ही मिलती जुलती हमारी चल रही होती है। और बीइंग अ डॉक्टर भी आप बहुत कुछ सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो पेशेंट्स हमेशा उस तरह से ट्रीट करें जो आपको लगे। मुझे याद है कि मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ था 2024 में, तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ये देख लें कि आपकी मदर है। मैंने कभी भी मरीज ट्रीट करते हुए ये नहीं कहा कि ये मेरी मदर नहीं है। मेरे पास कोई पेशेंट भी है, मैं कहती है कि मेरी मदर होगी तो मैं कैसे उनको ट्रीट करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो मेरी एक कह लें कि वो चीज़ थी, उन्हें मेरी मदर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बीइंग अ थेरेपिस्ट, एक बीइंग एहसास जो आप बात कर रही हैं, अगर उसमें शामिल एहसास हो जाए ना किसी भी चीज़ में, तो वो खूबसूरत चीज़ बन जाती है। अगर आपके अंदर एहसास है ना, तो आप आज शुक्र है जिंदा इंसान है। बिल्कुल, लोग ना एहसास मर चुके हैं, इंसानियत ही खत्म है ना फिर तो। लोग सिर्फ पैसे की दौड़ है, नफ्सा नफ्सी है, और पैसा भी आप कमा लेते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने भी की है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पैसा जरूरत है, पैसा आपकी चीज खरीद सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं खरीद सकता। रिश्ते नहीं खरीद सकते। ठीक है, जो मुश्किल में आपके अपने आ जाते हैं और आपके पास खड़े होते हैं। हज़रत यूसुफ की बहुत खूबसूरत, हज़रत यूसुफ की पूरी सूरत है, बड़ी खूबसूरत है। मुझे याद है मैंने 8 क्लास में पढ़ी थी, तो मैं उससे बड़ी वो हो गई थी कि भाई इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला आपको उन्हीं लोगों के आगे दोबारा खड़ा करता है जो आपको गिरा देते हैं। क्या बात, और वो उससे बेहतरीन वे में खड़ा करते हैं। जैसे आपने भी कहा कि आप कहते हैं एडेंट के मसल्ला बिछा लो और दुआ मांग लो। ठीक है, आपकी बात 100% एग्री है, ऐसा ही होता है। मैं ये चीज़ को कहती हूँ कि आप डे 1 अलग अलग तरफ दुआ मांगते जाओ, वो कभी ना कभी दरवाजा खोल देंगे। ये नहीं कि आज दुआ मांगे कल दरवाजा खोल देंगे। वो परफेक्ट टाइमिंग तो उसको पता है ना। दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे, मैं कहती हूँ कि आप अल्लाह के आगे ही रोएं। वो जो रोना है ना, वो बार बार कहेंगे रोते हो तो मेरे पास हमारे अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है। मेरे पास कई दफ़ा जो क्लाइंट्स हैं उनका फीडबैक कॉल भी आता है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जिन्होंने 2 साल पहले सेशन लिया था, आफ्टर 2 ईयर आई रिसीव्ड अ कॉल वंस। एक बच्ची थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसकी मुझे 2 साल बाद कॉल आई, और वो 2 साल बाद जो है वो सिर्फ इस बात पे रो रही थी कि आपने जो तब बात मुझे कही थी, अब मैं उस चीज को मानने पे मजबूर हो गई हूँ। आज आके फिर मैं अल्लाह के पास ही गई। ऐसा ही है। तो आप जब एक पता है आपको वो सोर्स है आपके पीस सुकून का, तो आप पहले ही ये मान लें और पहले ही उस रास्ते पे चले जाएं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही होता है। मुझे इसी से एक बात याद है, मेरी एक पेशेंट थी 92 ईयर्स ओल्ड, जैसे प्रिंसेस उनके रूम में एंटर हुए, आर्मी की पेशेंट थी। और आर्मी माय लव के मुझे बहुत पसंद है। आप बिलीव करें, एंट्रेंस हुए उनका रूम जैसे एक होता है बारबी रूम, वो ऐसा बना था, डिसेंट सा, बहुत डिसेंट सा रूम। अच्छा, वो ना गिर गई थी वॉशरूम में, कहीं 4 घंटे वॉशरूम में गिरी, उनकी फैमिली थी नहीं पास इनको। मुझे आज भी याद है, तब वो 92 की थी, अब 95 की हो गई माशाल्लाह। तो मुझे कहती हैं कि मैं चल नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा आप चल नहीं सकते? मैंने कहा आपकी हड्डियाँ 50 साल पूरी एज की हैं, इतना मैं आपको कह दूँ, मैं आपके डैमेज नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि एक फीमेल है जिसकी 92 ईयर्स ओल्ड है, अच्छा, और उसकी हड्डियां 50 ईयर्स के एज की लेवल की हैं। ठीक है, मतलब मैं 50 ईयर्स की हूँ, ठीक है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। उनकी बोन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं कहूँगी कि मैं आपके आगे शायद कमजोर हूँ। ठीक है, और आप यकीन करें विदिन अ वीक, क्योंकि कोविड आया, कोविड ने वो वापस आप पाते हैं एज जितने जीरियाट्रिक पॉपुलेशन पे ज्यादा इफेक्ट किया गया। बिल्कुल
अब वो लोग वापस गए हैं अपनी उसमें सराउंडिंग सर्कल ने छोड़ दिए, वो डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। जब वो डिप्रेशन में गए हैं तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अपने आप को रूम में बंद कर दिया, ठीक है। जब मैंने उनको बोला कि आप जाएं, कहते दिल नहीं करता। मैंने क्यों दिल नहीं करता, आपके पास हर रिश्ता मौजूद है, वो रिश्ता यहाँ था, बाहर थे। तो वो जो चंद 2-3 लोग थे उनके साथ थी, लेकिन विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम जब उनके 2 इयर्स बाद कॉल मुझे आई, उन्होंने कहा मुझे ना बैक पेन दोबारा हो रही है। मैंने कहा अच्छा मैं आकर देखती हूँ। मैंने कहा यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थेरेपी, आपको सेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों ही आपके पैसे बनवाऊं, आप बहुत बेहतर हैं। मैंने स्टिल आपको कहा था आप हेडिंग बहुत बेहतर है। तो वो आज ही पेशेंट है, मैंने कभी दोबारा ऐसा सेशंस नहीं करती। हालांकि आप कमा सकती थी, आप लगा लें और वो कई पैसे हो सकते होते हैं, देते हैं। यहाँ पे जो लाइंस जहाँ पे मैं काम करूँ, लाइंस मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे हर तरह से पेशेंट ट्रीट किया जाता भी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी भी जाती हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में ये आपका अपना है कि किस चीज़ों को डील कर रहे हैं। पेशेंट साइकोलॉजी बड़ी ज़रूरी है। अब जाके मुझे लगता है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में, और आपको उसकी एक एक्स्ट्रा डिग्री रखनी चाहिए कि आपने साइकोलॉजी की डिग्री के लोगों को समझना। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉम्प्लिकेट करती हैं फील्ड में, लेकिन आप उसको पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लेके मूव करें। नेगेटिव वेव्स बहुत ज़्यादा आएंगे, उन सबको से एक स्ट्रॉन्ग होता है कि मैंने काम करना है, बाईपास करते जाएं उन सब चीज़ों को। मुश्किल है, लेकिन वही जो हम बातें कर रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ देखें, और ये स्पिरिचुअलिटी बीच में साइकोलॉजिकल कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जिनको ये पता होता है, उनसे आप अपनी जितनी गैदरिंग आप अच्छी कर सकते हैं तो वो आपके साइकोलॉजिकल बड़े अच्छे इम्पैक्ट उनके होते हैं। तो एक चीज़ बस उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं ये कहता हूँ रिश्तों के बारे में, टॉक्सिक रिलेशन जो होते हैं या टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं पूरे थोड़ा इसको बढ़ा के, कि नेवर लूज योर सेल्फ just because of a toxic relationship या any other toxicity, कि आप ही नहीं होंगे, अगर आपकी सांसें ही नहीं चल रही हैं तो फिर किसी और का सोच सकते हैं आप? फिर तो हर चीज खत्म होगी ना। आप जब आप ही नहीं है तो जिन रिश्तों को आप बचा रहे हैं, जिनके लिए सारा कुछ आप कर रहे हैं, फिर तो वो आप ये भी नहीं नसीब होगा आपको कि वो मेरे पीछे से कैसे हैं। ऐसे ही इतना जरूरी है खुद का ख्याल रखना। जाते हुए मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसा यूथ के लिए स्पेशली को मैसेज देना चाहते तो जरूर दीजिएगा। हाँ जी, नहीं ये तो बहुत जरूरी है जो आपने बात की है, और अल्टीमेट आज आके बात ही यूथ पे ही आती है। और मुझे जो फील होता है ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो सेशंस के सैंपल्स भी मैं अगर निकालूं या वैसे भी मैं अपने लोगों की सराउंडिंग्स में भी लोगों को देखता हूँ, तो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारी यूथ को है ना, वो यही है कि गलत रिश्ते गलत टाइम के ऊपर और एक गलत लाइन के अंदर जो वो पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपने भी आगे अल्लाह की जो बात की है, हमें किसी थेरेपिस्ट, किसी बंदे की हमें ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि हम खुद अपने आप को उस जगह पे ना ले जाएं या किसी के मसलों में ना हम ले जाएं। अब एक 16, 17, 18, 20, 22 साल की जो लड़की है, वो एक ऐसे बंदे के साथ, सबसे ज़्यादा बड़ा मैं आपको चैलेंज इस वक्त ये बता रहा हूँ कि लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पैसों के मसले भी हल हो जाते हैं, लेकिन ये जो गलत रिश्ते हैं ना, जो टॉक्सिक, इफ़ यू चूज द रॉन्ग पार्टनर, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ और ये फैसला डिपेंड कर रहा होता है पूरी ज़िंदगी के ऊपर आपका, ठीक है। और फिर आप एक ऐसे बंदे के साथ जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जो आपको नज़र भी आ रहा है वो जेन्युइन नहीं है, फिर एक सबसे बड़ा चैलेंज यूथ को जो है, फीमेल्स को मोस्टली, कि वो बिना किसी को इन्वॉल्व किए वो इन रिलेशंस में जाती हैं और वो निकाह का एलिमेंट बीच में नहीं होता, ठीक है, कि जी वो ना अगले बंदे ने बात की हुई है, वो मिल भी रहे हैं, आप उसको सारी इजाज़त भी देते हैं, बातचीत भी होती है, और वो ऐसे ऐसे सेशंस मैंने लिए कि 10-10 साल बच्चियों को इस्तेमाल करके, बातों में उलझा के, घुमा के, तो उनको वो घोस्ट कर देते हैं। एक टर्म हमारी और आपकी फील्ड में बोली जाती है कि द पर्सन हैड घोस्टेड यू, कि अगले बंदे ने आपको घोस्ट कर दिया है। ऐसा ही, यानी 10 साल का रिलेशन है, आप इमेजिन कीजिए कि वादे दावे क्या कुछ हुआ है, वो पूरी अगले 30 साल की जिंदगी आपके साथ सोच के बैठी है वो बंदी, और अचानक से एक सुबह वो उठती है, नंबर ब्लॉक है और वो बंदे का नामो निशान नहीं, वो मूव ऑन नहीं कर पाती। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, बच्चियों से, इसमें मेल्स भी आते हैं, कि प्लीज़ आप जब भी किसी रिलेशन में जाते हैं, पूरी ज़िंदगी एक ही इंसान के गिर्द जब आप इसको समझ लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता है। आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, आपके अपने रिश्ते भी ज़रूरी हैं, और उस खुदा के ऊपर यकीन करें, उसने आपके लिए हर चीज़ लिखी हुई है, वक्त पे लिखी हुई है, आपके नसीब का आपको मिलता है, ना वो किसी और के हिस्से में से आपको देगा और ना वो किसी और के दिए हुए में से आपको दे रहा है।
सिर्फ ये हमारा पुख्ता ईमान हो जाए ना, तो बिलीव मी हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसको आप क्वालिटी लाइफ कहते हैं। तो सिर्फ ये एक चीज़ मैसेज है यूथ को कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो यकीन ना किया करें। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आए। और आप लोग को भी लगता है कि आपने बहुत से कुछ सवालात हैं जो आपको लगता है कि आपको इसके सवाल के जवाब चाहिए, तो हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।